नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बिहार विधानसभा में आज स्पीकर का चुनाव हो रहा है। हालांकि विपक्ष ने स्पीकर के चुनाव की गुप्त मतदान की मांग की थी, जिसे प्रोटेम स्पीकर ने खारिज कर दिया। इसके अलावा मतदान के दौरान सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी को लेकर भी विपक्ष ने आपत्ति जताई, लेकिन इसे भी प्रोटेम स्पीकर ने खारिज कर दिया। जीतन राम मांझी ने विपक्ष को याद भी दिलाया कि पहले भी स्पीकर के चुनाव के दौरान राबड़ी देवी भी मौजूद थी, जबकि वो सदन की सदस्य नहीं थी। इससे पहले विपक्ष ने सदन में ध्वनि मत से स्पीकर के चुनाव का भी विरोध किया और सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद मत विभाजन पर सहमति बनी। हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ पटना से चंद्रमोहन जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए, अभी जो मतों की गिनती की प्रक्रिया चल रही थी उससे पहले हंगामा हो रहा था विपक्ष की ओर से और साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि गुप्त मतदान होना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी तैयार नहीं हुए। और अभी जो मतदान हुआ है उसमें एनडीए के पक्ष में 126 मत आए हैं। हालांकि जो विपक्ष है उसके मतों की गिनती अभी शुरू है और हो सकता है कि जल्द ही उसका रिजल्ट आ जाए। लेकिन आज जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव है, इसको लेकर सुबह से ही गहमागहमी है विधानसभा में। और पहले तो लालू यादव के ऑडियो की बात सामने आई, जिसमें लालू यादव जो हैं वो ललन पासवान पीरपैंती के विधायक हैं बीजेपी से, उनसे बात कर रहे हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि वो सदन में न आए। और साथ ही ये भी जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई ऐसे विधायक हैं जिनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है। तो उसको लेकर सुबह से गहमागहमी चल रही थी, खरीद फरोख्त का मामला सामने आ गया था। और इसी बीच अब से थोड़ी देर पहले जब अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था उस समय भी विपक्ष जमकर हंगामा किया और साफ तौर पर उनकी यह मांग थी कि जो सदन में 3 नेता नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और साथ ही मुकेश सहनी और अशोक चौधरी अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि विजय कुमार सिन्हा स्पीकर चुने गए हैं। एनडीए के नेता और विजय कुमार सिन्हा 126 वोट उन्हें मिले। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए, पहले से माना जा रहा था कि एनडीए के विधायक 126 हैं, ऐसे में वही अध्यक्ष बनेंगे और जो मतों की गिनती थी वो अब पूरा हो चुका है। ऐसे में साफ तौर पर रिजल्ट भी आ गया है कि विजय सिन्हा जो बीजेपी के नेता हैं वही अब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। जब कल यह बात कही जा रही थी कि जब यहाँ पर वो नॉमिनेशन करने पहुँचे थे उस समय उससे पहले यह माना जा रहा था कि हो सकता है कि सर्वसम्मति से ही वो अध्यक्ष चुन लिए जाएं, लेकिन आरजेडी की तरफ से जब नॉमिनेशन फाइल किया गया जिसमें अवध बिहारी चौधरी को उसमें अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किए थे, उस समय साफ हो गया कि नहीं, अब वोटिंग होगी। और सुबह से जब यहां पर विधायक पहुंचना शुरू किए थे उससे पहले जेडीयू और बीजेपी और साथ ही जो एनडीए के घटक दल है वीआईपी और हम, उनकी तरफ से व्हिप जारी किया गया था और साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया था कि पार्टी के सभी विधायक, एनडीए के सभी विधायक सदन में मौजूद रहें, क्योंकि आज वोटिंग होगी। और उसके बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उस समय विपक्ष की ओर से हंगामा शुरू कर दिया गया। गुप्त मतदान की बात की जा रही थी। यह साफ तौर पर जो महागठबंधन है उसके तरफ से यह कहा जा रहा था कि इस पूरे मसले पर मतदान होना चाहिए, लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने पहले ध्वनि मत की बात की, जिसमें जो एनडीए के विधानसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार थे विजय सिन्हा, वो इसमें आगे निकल गए थे और उसके बाद भी हंगामा लगातार जारी था। लेकिन अभी जब एक बार फिर से विधायकों की गिनती शुरू हुई, मतों का काम शुरू हुआ, उस समय 126 एनडीए को मत मिला है, जिसमें साफ तौर पर जो विजय सिन्हा है वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और अब जो है थोड़ी देर बाद जो सदन की कार्रवाई है वो भी खत्म हो जाएगी। तो जो सुबह से गहमागहमी चल रही थी, लालू यादव के फ़ोन रिकॉर्ड की बात सामने आई थी और उसके बाद से ही लगातार जो भी यहाँ पर एनडीए के विधायक मंत्री पहुंच रहे थे वो सीधे तौर पर लालू यादव के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे कि चुनाव से पहले खरीद फरोख्त की बात हो रही है। और अब जब यहाँ पर मतदान शुरू हुआ था, मतदान की बात आ गई थी और उसके बाद अब जो मतों की गिनती एक तरह से कहा जाए खत्म हो गया है, क्योंकि जो विधायक थे उनको वहां पर खड़ा होकर और अपनी जो है उपस्थिति दर्ज करानी थी, जिसमें 126 विधायक एनडीए की ओर से उपस्थित थे। और अब विजय सिन्हा जो हैं वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं, वो अब अध्यक्ष होंगे। बिल्कुल, यानी बड़ी खबर इस वक्त की बिहार विधानसभा स्पीकर का चुनाव खत्म हो गया है। 126 वोट
विजय कुमार सिन्हा जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे उन्हें मिली है और उसी के साथ साथ वो स्पीकर बन गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, हालांकि उससे पहले भी वो तस्वीरें हमने देखी जब विधानसभा में विपक्ष का लगातार हंगामा जारी था। विपक्ष दरअसल चाह रहा था कि गुप्त मतदान हो, साथ ही साथ नीतीश कुमार की मौजूदगी में मतदान विपक्ष की तरफ से नहीं होना चाह रहा था कि नीतीश कुमार सदन में मौजूद ना रहे। इसको लेकर भी जमकर विरोध विपक्ष की तरफ से किया गया। चंद्रमोहन, जब विपक्ष अपनी बातों को जिस तरीके से रख रहा था, चाहे वो गुप्त मतदान की मांग हो, चाहे नीतीश कुमार की मौजूदगी पर बात करी हो, क्या रुख प्रोटेम स्पीकर का रहा था? बिल्कुल, देखिए जो प्रोटेम स्पीकर हैं जीतन, सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर और जो भी नियम है उनके उस नियम के मुताबिक कार्यों का संचालन करना है। आपका अनुभव है, एक माननीय सदस्य के रूप में रहा है, मंत्री भी रहे हैं, तो हम सब लोगों को पूरी संभावना है कि एक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप, और इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। चंद्रमोहन, अपनी बात जारी रखिए। बिल्कुल, देखिए जब अध्यक्ष पद के चुनाव की बात हो रही थी उस समय जब विपक्ष का हंगामा चल रहा था, साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने ये कहा कि जो सदन के नेता होते हैं या फिर माननीय मंत्री होते हैं, चाहे वो किसी सदन के सदस्य हों या ना हो, लेकिन अगर वो सदन में मौजूद हैं तो वो बाहर नहीं जा सकते हैं। जबकि विपक्ष साफ तौर पर नीतीश कुमार को और अशोक चौधरी और मुकेश सहनी, ये दोनों, मुकेश सहनी और अशोक चौधरी, ये दोनों किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं लेकिन मंत्री हैं। ऐसे में इनको हटाने की भी मांग हो रही थी, लेकिन साफ तौर पर आसन की ओर से कहा गया, प्रोटेम स्पीकर जो जीतन राम मांझी हैं उनकी तरफ से यह कहा गया कि यह पहले से भी परंपरा रही है, किसी को हटाया नहीं जा सकता, किसी को सदन से बाहर जाने को नहीं कहा जा सकता। ऐसे में वो सदन में मौजूद रहेंगे और उसी समय ये वोटिंग होगी। और नीतीश कुमार और जो माननीय मंत्री हैं ये मौजूद थे और उसी समय यह वोटिंग हुई जिसमें एनडीए को 126 मत मिले हैं, जिसमें उनके जितने भी विधायक थे एनडीए के वो वहां पर मौजूद थे। तो अभी विजय सिन्हा जो हैं वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। हालांकि पहले से यह परंपरा रही है कि बिहार में सर्वसम्मति से जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो चुने जाते हैं, लेकिन 51 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब फिर से एक बार जो महागठबंधन की ओर से यहाँ पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर नामांकन औध बिहारी चौधरी ने किया था, जबकि विजय सिन्हा एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे। और ऐसे में अब से थोड़ी देर पहले जो चुनाव हुआ है उसमें विजय सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले यह लगातार अटकलें चल रही थी कि कोई और बिहार विधानसभा का अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन कल दोपहर जब नामांकन हुआ उस समय यह जाकर साफ हो पाया कि कौन एनडीए के तरफ से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष होगा। तो अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर सदन में खड़ा होकर और अपनी बात कही। उन्होंने सभी माननीय सदस्यों का अभिवादन किया और साथ ही बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष नए निर्वाचित किए गए हैं विजय सिन्हा, उनको भी बधाई दी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि एनडीए का पलड़ा जो पहले से यह कहा जा रहा था कि भारी रहेगा वो अभी होते हुए दिख रहा है और अब चुनाव संपन्न हो गया है। ऐसे में अब बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, हो सकता है कि वो अपने माननीय जितने भी सदन में मौजूद हैं उनको संबोधित भी करें। ऐसे में साफ तौर पर यह समझा जा सकता है जो पहले से अटकलें लगाई जा रही थी, पहले से जो बातें की जा रही थी कि एनडीए के जो अध्यक्ष होंगे वही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, जो उम्मीदवार होंगे वही अध्यक्ष होंगे। ऐसे में अब विजय सिन्हा जो हैं वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद सदन की कार्रवाई अब स्थगित भी की जाए। जी, और अब बात निवार तूफान की। निवार तूफान से निपटने के लिए पुदुचेरी और तमिलनाडु में तैयारियां जोरों पर हैं। तूफान के समुद्र तट से टकराने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और इसलिए दोनों राज्यों में सरकारी एजेंसियों ने लोगों को बचाने में पूरी ताकत झोंक दी है। लोगों को घरों में रहने की अपील की गई। हालांकि निवार तूफान से पहले तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश हो रही है।
जिसके बाद एनडीआरएफ की टीमों को तैनात रखा गया है। चक्रवाती तूफान की चाल पर नजर रखने के लिए हाईटेक इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं। सेंटर का संपर्क हर सरकारी महकमे से है। अब से कुछ ही घंटों में निवार तूफान पुदुचेरी तमिलनाडु के समुद्र तट से टकराएगा, लेकिन इससे पहले ही उसका असर दिखना शुरू हो गया। चेन्नई में तूफान का असर भी दिखने लगा है। कई जगहों पर जोरदार बारिश हो रही है। इनमें चेन्नई भी शामिल है, जहां बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। कई इलाकों में तो पानी घुटनों से ऊपर तक दिखाई दे रहा है। लोग मुश्किल से बारिश के पानी के बीच आते जाते दिखे। दुकानों के बाहर भी पानी ही पानी दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और पुदुचेरी में निवार तूफान की वजह से 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चल सकती है। तो अभी से ही आफत जो आने वाली है उसकी दस्तक दिख रही है, क्योंकि देखिए किस तरीके से गाड़ियां जो हैं वो आधी डूबी हुई सी नजर आ रही है। क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश होनी शुरू हो गई है। कई जगहों पर हवा तेज चलनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से पेड़ भी उखड़कर सड़क पर गिर गए हैं, जिसकी वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है। लोगों के घरों के बाहर देखिए पानी का भराव शुरू हो चुका है। कुछ ही घंटों में शाम में बताया जा रहा है समुद्र तट से ये निवार तूफान टकराएगा। कैटेगरी 2 में इसे रखा गया है और ये कैटेगरी दरअसल इनकी रफ्तार से ही तय होती है। साइक्लोन निवार का असर अभी से पुडुचेरी के तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पुडुचेरी का ये समुंदर है उसकी जो लहरें हैं किस तरीके से उफान पर है, और ये लहरें और भी ऊंची होगी, क्योंकि जैसे जैसे जो साइक्लोन निवार है वो जैसे ही तट के पास आएगा इसके उसमें करंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसी के चलते जो अंदेशा है ये उसके मुताबिक तकरीबन 140 से लेके 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये साइक्लोन इन तटीय इलाकों को मल्लपुरम से लेके कराईकल के बीच में हिट करेगा। और ये पुडुचेरी का इलाका है और वहाँ पर ये भारी नुकसान तबाही मचा सकता है, ये अंदेशा है। और मौसम विभाग ने ये जब कहा है, ऐसे में लोगों को यहाँ से सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। और जो ये चाहे ये पुला का टूरिस्ट स्पॉट है, आप मेरे देख सकते हैं यहाँ पर जो होटल्स हैं वो होटल्स भी पूरी तरह से खाली करा दी गई है। यहाँ पर किसी को रहने की इजाज़त नहीं है। ये डुमा स्टेशन इलाका है पुडुचेरी का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा इलाका है वो पूरा सुनसान फिलहाल दिख रहा है। कॉर्डन कर दिया गया है। 2 से 3 किलोमीटर पहले ही इस इलाके में आने के लिए कोई भी व्यक्ति को इजाज़त नहीं है। पुलिस वहाँ पर पहरा बनाए हुए है। और आज शाम को ये साइक्लोन हिट करेगा। कैटेगरी 2 के में रखा गया है इसको। ऐसे में कैटेगरी 2 के जो मतलब होता है वो साइक्लोन की जो अलग अलग 1 से लेकर 5 तक कैटेगरी होती है उसमें रफ्तार उसमें तय होती है। ख़ासतौर पर वो ये रफ्तार 130 किलोमीटर से लेके 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। पुदुचेरी से ही जनक दवे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। जनक, जरा तस्वीरें वहां पर दिखाइए, किस तरीके की आहट दिखनी शुरू हो गई है? देखिए अर्पिता, मैं अभी एक एनडीआरएफ की टीम को फॉलो कर रहा हूं। जो खबर आई है उसके मुताबिक वहाँ पर कुछ पेड़ गिरे हैं, तो वो मैं एक तस्वीरें एनडीआरएफ की टीम के साथ दिखाऊंगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। धारा 144 लगा दी गई है। मुख्यमंत्री से जो हमने सुबह बात की थी उन्होंने कहा था कि कोई रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिंदगियों को बचाना उनके लिए प्राथमिकता है। ऐसे में अभी कमांड कंट्रोल रूम से हम होके निकले हैं और अभी एनडीआरएफ टीम को फॉलो कर रहे हैं। सेना की टीमें भी यहाँ पर आ चुकी हैं। 100 जितने जवान होंगे जो सेना से होंगे, और उसके अलावा 3 एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर केवल पुडुचेरी के लिए डिप्लॉय की गई है। तो अब चूंकि एक खबर ये भी अर्पिता आपको मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि जो ट्रैक है वो ट्रैक थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। बावजूद उसके रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन और ताकतवर हुआ है। पहले जो 24 घंटे में 200 किलोमीटर की से आगे बढ़ता था, वो पिछले 24 घंटे में 12 घंटों में 100 किलोमीटर से भी कम घटा है। ऐसे में रफ्तार कम हुई, इसका मतलब जो मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं उसके मुताबिक और ताकतवर हुआ है। और ये तटीय इलाकों को आज रात को लेकर, पहले ये था कि शाम को टकराएगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि रात से लेकर सुबह तक पुडुचेरी के आसपास के इलाकों में कहीं पर भी टकरा सकता है। तो ऐसे में पहले
जो कराईकल से लेके पुडुचेरी के बीच का रास्ता बताया जा रहा था वो अब थोड़ा डाइवर्ट होता दिख रहा है। बावजूद पुडुचेरी निशाने पर होगा ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ऐसे में इसी के चलते 3 एनडीआरएफ की टीमों को फिलहाल तैनात किया गया है, सेना को भी फिलहाल यहाँ पर बुलाया गया है और धारा 144 लगाए जाने के चलते यहाँ पर पूरे शहर की जो सड़कें हैं बिल्कुल सुनसान सी पड़ी है। अर्पिता, बिल्कुल जनक रही है आप हमारे साथ। देखिए, निवार तूफान का असर चेन्नई में अब दिखाई भी देने लगा है। चेन्नई के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके बाद कई घरों में पानी भर गया। लोग अपने घरों से पानी निकालने की कोशिश में जुटे हैं तो सड़कों पर कई फीट पानी भर चुका है और इस पानी में कई गाड़ियां आधी डूबी दिख रही हैं, जबकि कई लोग अपने घरों से पानी निकालते हुए भी दिखाई दिए। तराई तो डूब गया है। तो ये 2 तस्वीरें पानी में किस तरीके से गाड़ियां डूबी हुई हैं और लोगों के घरों तक में देखिए पानी भर चुका है और लोग अपने ही स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि घरों में जो पानी पहुंचा है उससे निकाला जाए। लेकिन ये सिर्फ आहट है, क्योंकि शाम को बताया जा रहा है निवार तूफान जो है वो तट से टकराएगा और उसके साथ ही साथ आप समझिए कि कितनी तबाही हो सकती है, इस बात का अंदाजा भी लोग लगा रहे हैं। इसीलिए उन्हें घर पर ही रहने के लिए कहा गया है। जनक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पल पल की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट निवार तूफान से जुड़ी हुई हम तक पहुंचा रहे हैं। जनक, वहां पर इंतजाम किस तरीके से किए गए हैं? एनडीआरएफ की कितनी टीमें तैनात हैं और क्या जो स्थानीय लोग हैं जो उस जगह पर रहते हैं उनको सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचा दिया गया है? बिल्कुल, जो अभी मेरी डीएम यहाँ है उनसे मेरी जो बात हुई उसके मुताबिक 77 जितने गांव हैं और उसमें जो कच्चे मकान हैं वहाँ से तकरीबन 2500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी वहाँ पर की गई है और ऐसे में अब थोड़ा चूँकि समय मिला है तो और भी ज़्यादा, चूँकि अब हालांकि तूफान थोड़ा धीरे होने के चलते और ताकतवर हुआ है और ऐसे में अब पक्के मकान भी निशाने पर हो सकते हैं, उनको भी नुकसान पहुँच सकता है। ऐसे में जो लगे प्रशासन को कि ये पक्के मकानों में रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया जाए तो उनको भी वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पुलिस के जो जवान हैं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बाहर निकल तो उसे रोकते हैं और वापस घरों की ओर भेजते हैं। तो कोई यहाँ पर लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के जो लोग हैं, वो चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे सेना हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वही लोग फिलहाल अभी सड़कों पर देख रहे हैं। जो काम में जो रेस्क्यू और राहत बचाव के ऑपरेशन के लिए जिनको डिप्लॉय किया गया है और जो राहत कमिश्नर जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक आज रात से लेके सुबह तक पुडुचेरी के किसी भी तटीय इलाकों में ये जो तूफान है वो टकरा सकता है। बिल्कुल जनक रही है आप हमारे साथ। देखिए, निवार तूफान से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की सरकारें तूफान पर नजर बनाए हुए हैं और इन तीनों राज्यों में एनडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की 30 टीमों को तैनात किया गया, जबकि एनडीआरएफ की 20 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। नौसेना ने भी तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है और नौसेना के जहाज और राहत बचाव टीम पूरी तरह से तैयार है। और यही नहीं, नौसेना तमिलनाडु और पुडुचेरी प्रशासन के संपर्क में है। निवार तूफान को देखते हुए प्रशासन ने मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की चेतावनी दी है और समुद्र किनारे बसे लोगों को निवार तूफान की वजह से सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। साइक्लोन निवार को लेकर क्या तैयारियां की गई है, इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हैं एनडीआरएफ डीजी एसएन प्रधान। सर, अभी तक क्या आप लोग ने एनालाइज किया है? देखिए, अभी जो आईएमडी का प्रेडिक्शन है उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जो कार्रवाई हो रही है वो रेकी और इवैक्यूएशन की कार्रवाई हो रही है। जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से देर शाम हो सकता है, मिडनाइट तक ही लैंडफॉल होने की संभावना है। और ये ज़रूर है कि पहले ये एक डीप डिप्रेशन से होते हुए सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आते हुए अब वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आया है। इसका मतलब है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे जो हवा चलती है उससे ज़्यादा हो सकती है, 130 तक जा सकती है और गस्टिंग विंड 145 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसके मद्देनज़र हमारे जो कमांडेंट हैं वहाँ पर एक बटालियन है चेन्नई के पास, तो वहाँ से कमांडेंट ऑलरेडी जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वहाँ पर बैठी हुई हैं, खुद मॉनिटर कर रही हैं। यहाँ से हम लोग कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी इवैक्यूएशन की कार्रवाई है तमिलनाडु सरकार और पुडुचेरी सरकार की एजेंसियाँ ऑलरेडी उसमें लगी हुई हैं, जिसमें एनडीआरएफ भी मदद कर रही है। और सबसे बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु और पुडुचेरी से, जहां अब से कुछ घंटे बाद निवार तूफान अपना कहर बरसा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक निवार की वजह से 100 से 150 किलोमीटर तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि नौसेना के जहाजों को भी अलर्ट पर रखा गया है।
कुछ ही घंटों में टकराएगा तूफान निवार। तमिलनाडु पुदुचेरी में भारी बारिश, समंदर में उठने लगे ऊंची लहरें, तेज हवाओं का कोहराम शुरू। सबसे बड़ी और हिलाकर रख देने वाली खबर आ रही है निवार तूफान से जुड़ी, जिसने तमिलनाडु से लेकर पुदुचेरी तक कहर बरसाना शुरू कर दिया है। चेन्नई की सड़कों पर यहाँ वहाँ टूटे पड़े पेड़ निवार तूफान की आहट की गवाही दे रहे हैं। अभी तो हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी नहीं पहुंची है, लेकिन तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने सड़क किनारे लगे पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए हैं। हम आपको निवार आने के पहले की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिनमें तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए हैं। कई जगह सड़कों पर बारिश का पानी भर गया है। एनडीआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। मौसम विभाग की टीमें भी हालात पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन समंदर में ऊंची लहरों ने अभी से लोगों को डराना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय इलाकों के लिए पहले ही अलर्ट जारी कर रखा है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। कई जगहों पर तो धारा 144 भी लगा दी गई है। कोई आज घरों से बाहर ना निकले और धारा 144 वैसे है। आपात जो स्थिति में जो ज़रूरी सेवाएं हैं वही केवल चालू रहेगी। उसके अलावा सब सेवाओं को बंद करने का मुख्यमंत्री ने यहाँ ने आदेश दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी मौसम जिस तरीके का है, सुबह सुबह ही तेज़ रफ्तार हवाएं चलनी शुरू हो गई है। और ये जैसे जैसे साइक्लोन निहार तट के नज़दीक आएगा वो वैसे वैसे वहाँ की तेज़ हवाएं बढ़ती जाएगी। 70-80 की स्पीड से बढ़ते हुए 140, 45 और 175 तक यह तेज़ हवाएं चल सकती है आज शाम तक। पुदुचेरी और तमिलनाडु के कई जिलों में निवार तूफान का असर पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 100 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पुदुचेरी और तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत दी है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए बड़ी संख्या में एनडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। एनडीआरएफ टीम 2 टीम यहाँ आया, कार्यकाल में 1 टीम है। अभी हमारा ये हमारा सरकार का कोई हमारा मन में है ये आर्मी कॉलम लाने के लिए, उसको हम तैयार है। ये विंड वेलोसिटी बहुत हो जाएगा, उसको जल्दी से जल्दी लोगों को निवारण देने के लिए ये पूरा हमारा सरकार तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक निवार तूफान आज देर शाम या रात तक कारेकाल और महाबलीपुरम के तट से टकरा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि निवार की वजह से भारी तबाही हो सकती है। बिजली के खंभे टूट सकते हैं, पेड़ उखड़ सकते हैं, रेल की पटरियां उखड़ सकती हैं, मोबाइल फोन के टावर टूट सकते हैं, कच्चे घर ढह सकते हैं, शहरों में पानी भर सकता है। इसलिए निवार तूफान के रास्ते में पड़ने वाली जगहों पर लोगों को घरों में रहने और सावधान रहने की सलाह जारी की गई है। धारा 144 लागू रहेगी, पुलिस की गश्त लगातार रहेगी और लोग ज़रूरत न हो तो घरों के बाहर न निकले, ये भी आदेश दिए गए हैं। क्योंकि आज की रात देर रात तक ये चक्रवात है, वो साइक्लोन है, वो इस तटीय इलाकों को छू सकता है और तबाही मचा सकता है। इस खतरे को देखते हुए पूरे इलाके में फिलहाल अभी धारा 144 है और पूरे के बाजार हैं वो बंद पड़े हैं। अभी निवार तूफान आने में कुछ घंटे बाकी, लेकिन समंदर की ऊंची लहरों का खौफ मछुआरों पर साफ दिखाई दे रहा है। ज्यादातर मछुआरों ने अपनी नावों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है और मौसम विभाग की सलाह पर तटीय इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। तूफान की वजह से छोटी नदियों में बाढ़ भी आ सकती है, इसलिए तमिलनाडु में कई जगहों पर बांधों को मजबूत करने के लिए 27,000 से ज्यादा रेत की बोरियां तैयार की गई है। आशंका जताई जा रही है कि तूफान गुजरने के बाद राहत के लिए एनडीआरएफ के साथ सेना की मदद भी लेनी पड़ सकती है।
तूफान के पहुंचने से पहले ही कई जगहों पर तेज बारिश का दौर भी शुरू हो गया है, जिनमें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भी शामिल है, जहां अचानक मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। ये बारिश तूफान की दस्तक भर है, जिसने लोगों को आने वाली मुसीबत से सावधान कर दिया। तूफान की वजह से पहले ही मछुआरों के समुद्र में उतरने पर रोक लगाई जा चुकी है। समुद्र में भी तूफान की दस्तक कई घंटे पहले ही महसूस होने लगी। तूफान में कई फीट लहरें उठने के अलावा तेज हवाएं भी चलनी शुरू हो गई। जैसे जैसे तूफान करीब आता जाएगा, लहरों की ऊंचाई और हवाओं की रफ्तार बढ़ती जाएगी। जिन राज्यों में खतरा कम है, तैयारियां वहां भी पूरी हैं। साइक्लोन निवार के चलते पुडुचेरी में धारा 144 लगा दी गई है। फिलहाल मैं जो पुडुचेरी का एमजी रोड का जो मुख्य बाजार है वहां पर हूं और आप देख सकते हैं कि सारी जो दुकानें हैं वो बंद हैं। यहां पर आदेश है कि कोई भी ज़रूरत ना हो तो बाहर न निकलें। आपात जो स्थितियां हैं उसी में ही, चाहे फायर ब्रिगेड, पुलिस या मेडिकल की इमरजेंसी कोई है, तभी उनको चालू रखने का आदेश है। और बिल्कुल आप देखें सड़कें पूरी तरह से सुनसान दिख रही है। इक्का दुक्का व्हीकल यहाँ पर ज़रूर दिख रहे हैं। लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए, चाहे सब्जी हो या दूध हो, उस तरीके से लेने के लिए यहाँ पर निकले हैं। लेकिन पूरे के बाज़ार हैं वो सुनसान नज़र आ रहे हैं, चूँकि आज 10 बजे के बाद से तेज़ हवाएं शुरू होगी। वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में भारी नुकसान पहुंचा सकती है, ये मौसम विभाग का अनुमान है। और उसके चलते ही पुडुचेरी प्रशासन ने यह आदेश दिया है कि धारा 144 लागू रहेगी, पुलिस की गश्त लगातार रहेगी और लोग ज़रूरत न हो तो घरों के बाहर न निकले, ये भी आदेश दिए गए हैं। जनक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। जनक, जरा तस्वीरें दिखाइए कि वहां पर स्थिति क्या है। क्या वहां तूफान अभी आहट दिखने या सुनने सुनाई देने लग गई है? बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, कैमरामैन अनूप से कहूँगा कोशिश करते हैं, चूँकि हम एनडीआरएफ की टीम को फॉलो कर रहे हैं, कॉल के पीछे जाएंगे, लेकिन अब बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि सामने कुछ दिख नहीं रहा। कैमरामैन अनूप जरा कैमरा मूव करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की स्थिति है। सामने दिख भी नहीं रहा, इस तरीके की बारिश ज़ोरों से हो रही है इस इलाके में। और अब चूँकि साइक्लोन धीरे धीरे तटीय इलाकों की ओर छूता दिखेगा, यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तेज़ रफ्तार यहाँ पर देखिए आप, मैं दिखाने की कोशिश करूँ, तेज़ हवाएं चल रही है, साथ ही में बारिश भी तेज़ से हो रही है। ऐसे में ये अब जो होगी, ये हवाएं और तेज़ होगी। अभी तो वो 70-80 की रफ्तार भी नहीं है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक 145 से लेके 170 तक किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी। तो अर्पिता, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति हो सकती है। हमने जो मुख्यमंत्री के साथ जब हम लोग थे, आला अफसरों के साथ जो बैठक चल रही थी, उसमें अभी देखिए दिन में अंधेरा जैसा दिखना शुरू हो गया है। अभी सड़क पे आगे दिख नहीं रहा है, ऐसी स्थिति है। लगातार ज़ोरों से बारिश हो रही है। तो आकलन यही है कि अगर ये इससे जो स्पीड, अपनी रफ्तार अगर वो वही बरकरार रखता है तो ऐसे में बड़ी तबाही यहाँ पर इस इलाकों में हो सकती है। और इसी के चलते मीटिंग में जो आपात बैठक जो बुलाई थी मुख्यमंत्री ने, उस बैठक में सभी व्यक्तियों को एक एक जो काम दिया गया, उसमें पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो या बिजली डिपार्टमेंट हो या बाकी जो डिपार्टमेंट हो, सबको वहाँ साथ में रहकर ऑपरेशन जल्दी जो लगे वहाँ पर टीमें पहुँचाने के लिए आदेश दिए गए। ठीक है जनक, रही आप हमारे साथ। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि निवार तूफान आज शाम तक समुद्र तट से टकराएगा और लोगों को सुरक्षित जगह रहने को भी कहा गया है। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं खासतौर पे, और लेटेस्ट अपडेट क्या है साइक्लोन निवार को? पुडुचेरी में ये निवार साइक्लोन अभी आज रात को, कल सवेरे तक उन्होंने पुडुचेरी को क्रॉस करने के लिए स्थिति है। हमारा प्रदेश सरकार उसको डील करने के लिए, उसको चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है। हमारा पुडुचेरी में इतना डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, फिशरीज, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, कोस्ट गार्ड, ये सबको हम इकट्ठा करके परसों मैंने मीटिंग किया। ये मीटिंग में मेरा वादा था उनको, ये अभी ये साइक्लोन 110-120 किलोमीटर स्पीड में आने के लिए स्थिति है। अभी 140 तक आने के लिए ये वेदर डिपार्टमेंट में बोल रहा है। उसके लिए हम वो पूरा तैयार करके रखना, पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करना। लोग उन्होंने वाटर लॉगिंग एरिया में है, उनको
स्कूल में, मैरिज हॉल में उनको रखने के लिए, उनका पूरा फूड वगैरह पूरा देने के लिए, व्यवस्था करने के लिए हम बोल दिया। सर, पीएम ने भी आपसे बात की, पूरा एश्योरेंस दिया है। किस तरीके की एनडीआरएफ की टीमें, किस तरीके का प्लान है उसको कुछ अगर? एनडीआरएफ टीम 2 टीम यहाँ आया, कार्यकाल में 1 टीम है। अभी हमारा ये हमारा सरकार का कोई हमारा मन में है ये आर्मी कॉलम लाने के लिए, उसको हम तैयार है। ये उन वेलोसिटी बहुत हो जाएगा, उसको जल्दी से जल्दी लोगों को निवारण देने के लिए ये पूरा हमारा सरकार तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कल टेलीफोन पे बात किया। मैंने प्रधानमंत्री को बताया पूरा हमारा सरकार ये निवर साइक्लोन को फेस करने के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह अरेंजमेंट किया। मैंने बताया उनको, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया केंद्रीय सरकार से कितना हेल्प उनको देने के लिए, पुडुचेरी सरकार को देने के लिए प्रधानमंत्री ने वादा किया। जनक हमारे साथ मौजूद हैं। जनक, किस तरीके की तैयारियां वहां पर सुरक्षा के लिहाज से की जा रही हैं? क्योंकि अगर शाम तक ये तट से टकराएगा तो वहां कितनी टीमें तैनात की गई हैं? और आप वहां पर क्योंकि मौजूद थे अब से थोड़ी देर पहले, फिलहाल तो आप कहीं जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां कितनी देर में पहुंचेंगे आप? बिल्कुल, मुझे जो लग रहा है उसके मुताबिक एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर जो मौके पर पहुँची है, मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पर जाने की, चूँकि अभी बारिश तेज़ हो रही है और कैमरे के साथ बाहर निकलना, रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। लेकिन जो अर्पिता, जो खबर है, मैंने जो पूरे पुडुचेरी में सुबह से मैं घूम रहा हूँ लगातार, सभी सड़कों पर पुलिस तैनात कर दी गई है, किसी को भी बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है। जहाँ तक जो सेक्रेटेरिएट का इलाका है, जो डुमस स्टेशन इलाका जिसको कहते हैं, वहाँ पर हर 3 किलोमीटर आगे, उससे पहले ही 3 किलोमीटर वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। बहुत वीआईपी इलाका वहाँ पर है, अरविंदो आश्रम से लेके बहुत सी वहाँ प्राइम लोकेशन है। यहाँ पर देखिए, अभी मैं कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा, कैमरा अनूप आपको मूव करके दिखाएंगे। देखिए वहाँ पर, देखिए सड़क पूरी तरीके से जाम जैसी हो गई है, वहाँ पर पेड़ टूट गए हैं और मैं आगे निकलने की कोशिश करता हूँ जो टीम है उनके साथ, क्योंकि जो एनडीआरएफ को जो कॉल मिला है और उस कॉल को साथ मैं उनके साथ निकला हूँ। एनडीआरएफ के जो कमांडेंट है उनके साथ पूरी टीम है, जो दरअसल इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से पेड़ टूटे हैं। तेज़ हवाएं अभी चलनी उतनी नहीं हुई जितनी उम्मीद की जा रही है कि 170 की स्पीड से। कैमरामैन आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से ये पेड़ टूटे हैं यहाँ पर, और इसी तरीके से सड़कों पर जो पेड़ टूटने की स्थिति है, या कहीं इसी तरीके से मैं दिखाने की कोशिश भी करूँगा। कैमरामैन अनूप आपको जूम इन करके दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से पेड़ टूटते जा रहे हैं। यहाँ पर तेज़ हवाओं के चलते तेज़ बारिश हो रही है और ऐसे में जोखिम भी है, चूँकि एनडीआरएफ की टीम हमें बार बार कह रही थी कि ये जो पूरा इलाका है वहाँ पर आसपास पेड़। जी अर्पिता। ठीक है जनक, रहिए आप हमारे साथ। जिन जिलों में तूफान के सबसे ज्यादा असर का अनुमान है, वहां बड़ी संख्या में राहत शिविर भी बनाए गए हैं, जहां लोगों के ठहरने और खाने पीने का इंतजाम किया गया है। निवार तूफान के पहुंचने से पहले ही समुद्र के तट पर और समुद्र के किनारे बसे जिलों में असर भी दिखने लग गया, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल बन गया है। सबसे ज्यादा परेशानी कच्चे मकानों और झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को है, इसलिए बारिश से बचने के लिए लोगों ने झोपड़ियों को ढकना शुरू कर दिया है। जहां आसपास कुछ मजबूत मकान हैं, वहां लोगों ने अपना जरूरी सामान और उन मजबूत घरों में पहुंचना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, लोगों ने बाजारों में पहुंचकर खाने पीने के सामान की जमकर खरीदारी भी की, और ये तैयारी इसलिए की गई ताकि अगर तूफान का असर बाजारों पर हो तो घरों में खाने पीने का सामान कम ना पड़े। कई जगहों पर तो पेट्रोल पंप तक पर भी लोगों की भारी भीड़ केवल तूफान के डर की वजह से जमा हो गई। इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के जमीन घोटाले में पीडीपी का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि पीडीपी ने संजवान इलाके में 3 कनाल जमीन पर कब्जा कर पार्टी का दफ्तर बनवाया। न्यूज़ 18 के ब्रिजेश कुमार सिंह की खबर के मुताबिक पीडीपी दफ्तर के पहले फ्लोर पर राशिद खान ने अपना ठिकाना बनाया। जिस समय जमीन पर कब्जा किया गया उस समय जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई वाली पीडीपी की सरकार थी। और यही नहीं, पीडीपी के नेता चौधरी तालिब हुसैन पर भी जम्मू डिवीजन के चिन्नी रामा इलाके में 2 कनाल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। इस घोटाले में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का भी नाम आ चुका है। तो जमीन
घोटाले को लेकर फिलहाल पीडीपी भी अब घिरती हुई नजर आ रही है। न्यूज 18 के ब्रजेश कुमार की ये खबर, जम्मू में 3 कनाल सरकारी जमीन पर यह अवैध कब्जा हुआ है और रोशनी एक्ट में दफ्तर के लिए दरअसल बताया जा रहा है कि यह जमीन ली गई थी। जम्मू कश्मीर में बड़ा जमीन घोटाला, पीडीपी का नाम अब सामने आ रहा है। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला का नाम भी सामने आया था। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस घोटाले की जांच अब सीबीआई कर रही है और इस घोटाले में आपको यह भी जानकारी दे दे, पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का भी नाम सामने आ चुका है और अब पीडीपी का नाम सामने आ रहा है। तो आरोप ये लग रहे हैं कि पीडीपी ने संजवान इलाके में 3 कनाल जमीन पर कब्जा कर पार्टी का दफ्तर बनवाया और ये भी खबर मिल रही है कि पहले फ्लोर पर राशिद खान ने अपना ठिकाना बनाया। जिस समय जमीन पर कब्जा किया गया उस समय जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई वाली पीडीपी की सरकार थी और यही नहीं, बीजेपी के नेता चौधरी तालिब हुसैन पर भी जम्मू डिवीजन के चन्नीरामा इलाके में 2 कनाल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में जिन गांवों में भूजल की कमी है, वहां वाटर फॉर पीपल इंडिया ट्रस्ट ने एक कार्यक्रम शुरू किया जो पानी की स्वच्छता सुनिश्चित करने के साथ ही मिट्टी की नमी को बढ़ावा देता है। हमारा मिशन सभी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पीने के पानी और सुलभ स्वच्छता सेवाओं को बढ़ावा देने, जो कि मजबूत स्थानीय संस्थानों, सरकारी और निजी क्षेत्रों के प्रयासों से निरंतर रहे। पानी के लिए 6 राज्यों के 27 जिलों में हमने काम किया है और पानी और स्वच्छता पहल के माध्यम से 10 लाख से भी अधिक लोगों तक हम पहुंच गए हैं। मिशन पानी यह एक पायलट पहल है जो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित अचलपुर और चंदूर बाजार ब्लॉक के 20 गांवों में लागू की जा रही है। यह जिला भूजल पर बहुत अत्यधिक निर्भर है और इसमें कृत्रिम भूजल पुनर्भरण की सीमा है। हमारे द्वारा हैंडपंप रिपेयर के अलावा कुछ और गतिविधियां भी की गई हैं, जिनमें नाडेप गड्ढे की एक पहल है। गाय के गोबर के विशाल ढेर गांवों में और घरों के पास जमा होते हैं। चूंकि पीने के पानी के स्रोत के रूप में गांव पूरे साल भूजल पर निर्भर रहता है, यह स्रोत खासकर बारिश के मौसम में दूषित हो जाते हैं। तो इस प्रदूषण से बचने के लिए हमने नाडेप गड्ढों का बढ़ावा दिया गया है। ये गड्ढे खाद बनाते हैं जो खेत में इस्तेमाल होने पर मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम जल का संरक्षण करें और सभी को इस संसाधन को बनाए रखने के लिए प्रणालियों को बनाए रखें और पानी के महत्व को महसूस करने वाले समुदायों को बनाएं। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। लेकिन अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस है और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन पर विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल। ये न्यूज 18 इंडिया